गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार मैं प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला प्रस्तुत करता जा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि यह चैनल पॉपुलराइज हो और अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोग शिक्षा के स्तर को और भी बढ़ा पाए और भारत को समृद्ध बना पाए। मेरा मोटो है कि मैं अधिक से अधिक वीडियोस अपलोड करूं ताकि ज्ञान का स्तर लगातार बढ़ता रहे, मेरा और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। तो बने रहिए इस चैनल में और लगातार अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका ज्ञानवर्धन छिछला ना रहे, अधूरा ना रहे। यह जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके बताया जा रहा है और ये वीडियोस यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तमाम प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से टेक्निकलिटी आजकल बढ़ती जा रही है, प्रश्नों का जो आईक्यू लेवल को हटाकर इमोशनल लेवल ज्यादा बढ़ा जा रहा है, उसको आपको समझने की जरूरत है। हालांकि कुछ प्रश्न रिमेम्बरिंग पॉइंट्स भी है, उन पर भी आप ध्यान जरूर दें। तो बड़े रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जीटीआई से संबंधित है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इस प्रश्न से आपको पता चलेगा। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जंगली बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक तरह से मिलकर कार्य करने वाले, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, समाज हो, वैज्ञानिक समुदाय हो, निजी क्षेत्र के लोग हो, सभी आपस में मिलजुल कर एक वैश्विक संगठन का निर्माण करते हैं। क्या यही है उद्देश्य ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का? दूसरा, इसका पहल का जो नेतृत्व है सभी के सभी टाइगर रेंज कंट्री कर रहे हैं। इस पहल का नेतृत्व सभी टाइगर रेंज देश द्वारा किया जा रहा है। तीसरा है जीटीआई यानी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के दायरे में एशियाई शेर भी शामिल है। एशियाई शेर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में शामिल हो सकता है, सोचिए। और चौथा ऑप्शन है कि विश्व बैंक जीटीआई के संस्थापक भागीदारों में से एक है। तो आपने तीसरा ऑप्शन पर गौर किया होगा तो ऑप्शंस कैन बी इलिमिनेटेड, बिकॉज यूपीएससी में प्रश्न कभी कभी जटिल होते हैं लेकिन ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं, उसमें दो ऑप्शन आसानी से हटाए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसमें ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में टाइगर तो है ही, लेकिन बाद में इसमें स्नो लेपर्ड भी जोड़ा गया था, ना कि एशियाई शेर को, इसलिए तीसरा तो गलत हो गया। चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर है 1, 2 और 4। 3 तो एब्सोल्युटली गलत था। चौथा ऑप्शन भी सही है कि विश्व बैंक इसका मतलब एक तरह से शुरुआती संस्थापक सदस्यों में से एक था। देखिए, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ने जीटीआई को 2008 में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सामाजिक नागरिक समाज संरक्षण करने, उसको बढ़ावा देने, वैज्ञानिक समुदाय और निजी क्षेत्र के जो वैश्विक संगठन ने उन्हें गठबंधन बनाया और इसको लॉन्च किया। 2008 में इसको लॉन्च हुआ था। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में मतलब एक तरह से पूरे विश्व के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य जंगल में जो बाघ विलुप्त हो रहे हैं उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाघ जो है आपको पता होगा की स्टोन प्रजाति है। अगर ये सबसे जो टॉप ट्रॉफिक लेवल में बैठा हुआ होता है, अगर आपको पता होगा पिरामिड, जैव बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे या फिर इकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आप समझोगे पिरामिड के बारे में। तो की स्टोन प्रजाति ऐसी प्रजातियां होती है जिसके विलुप्त होने से पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए टाइगर को बचाना बहुत ही जरूरी है। सेव द टाइगर, यू कंसेप्ट नो अबाउट दैट। और हमें बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए, इसलिए इसको लॉन्च किया गया और बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। 2013 में स्नो लेपर्ड में भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है, इसका विस्तार किया गया है। अब ये केवल टाइगर के लिए नहीं है बल्कि स्नो लेपर्ड को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन एशियाई शेर इसमें शामिल नहीं है। रही बात जीटीआई के संस्थापक भागीदारों में विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जिसको ग्लोबल फैसिलिटीज बोलते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, और बहुत से तमाम लगभग 40-50 इसमें वैश्विक संगठन है जो उसके द्वारा, और 13 टाइगर रेंज इसमें शामिल है, 13 टाइगर रेंज कंट्री। तो मुझे ऑप्शन में बताइए कि 2 टाइगर रेंज कंट्री भारत को और पाकिस्तान को छोड़कर क्या नेपाल और भूटान भी टाइगर रेंज कंट्री में आते हैं या नहीं आते हैं? ऑप्शन में लिखिए। नवंबर 2010 में जो टाइगर रेंज कंट्री है के नेताओं ने टाइगर के संरक्षण पर 2010 में एक घोषणा हुई थी, जिस घोषणा को टाइगर संरक्षण के लिए बनाया गया था। उस घोषणा का नाम भी पूछा जा सकता है कि यह घोषणा किससे जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम है पीटर्सबर्ग घोषणा।
सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग में एक घोषणा हुई थी जो जिससे जुड़ी हुई है। लिखा रहेगा क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ ये लिखा रहेगा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किससे जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा टाइगर के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका लक्ष्य 2022 तक उनके भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 3200 से 7000 से अधिक जंगली बाघों को दोगुना करना है, इसलिए TX2 लिखा आता है, मतलब टाइगर को दोगुना करना है। ठीक है, सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में टाइगर रिजर्व स्थित है। आप पूर्वोत्तर भारत में घूमिए तो पूर्वोत्तर भारत में असम है, और नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो किन किन क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व है, किन किन राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सा राज्य है जिसमें टाइगर रिजर्व है। ऑप्शंस तो बता दिया, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो पहला ऑप्शन असम में, जी हाँ बिल्कुल है। नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है, जी हाँ। मिजोरम में है या नहीं है बताइए। मिजोरम में, जी हाँ मिजोरम में है या नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं, क्या है। देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन मिजोरम में है। मणिपुर में भी टाइगर रिजर्व नहीं है। नागालैंड और मणिपुर में टाइगर रिजर्व नहीं है, ध्यान रहे, नागालैंड और मणिपुर में टाइगर रिजर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ध्रुवी ज्योति जो इंग्लिश में इसको पोलर लेमिनेंसिस समथिंग समथिंग आई फॉरगॉटन अबाउट इट, पोलर लेमिनेंसिस बोलते हैं शायद। ध्रुवी ज्योति को ऑरोरा बोरेलोसिस या बोरेलिस भी कहा जाता है, जो केवल ध्रुवी क्षेत्रों में देखा जाता है। इज इट राइट। ये जो केवल वर्ड होता है ना, काफी कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। यूपीएससी में अक्सर बच्चे इसको मानते नहीं है कि गैर सही हो ही नहीं सकता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा है कि देखिए ध्रुवी ज्योति जिसे ऑरोरा बोरियो या बोरेलिस कहते हैं, केवल ध्रुवी क्षेत्रों में होता है। दूसरा, ऑरोरा तब उत्पन्न होता है जब सूर्य की सतह से उत्पन्न जो आवेशित कण है, अर्थात सूरज का जो प्रकाश है या सौर फ्लेम्स है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में जो घुसेगा तो उसके आसपास के वातावरण से, उसके कणों से, उसके ओस से मतलब इंटरेक्शन करेगा और विभिन्न प्रकार के प्रकाश के कणों को उत्पत्ति करेगा। तीसरा है कि सौर ज्वाला उड़ान संचलन, पावर ग्रिड, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों को बाधा डालता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सूरज का जो फ्लेम होता है, जो कोरोना से उत्सर्जित होता है, कोरोना में वो कोरोना जो आज फैल रहा है, आई मीन टॉकिंग अबाउट सबसे बाहरी लेयर जो होता है सूरज का, ठीक है, उसको कोरोना स्फीयर बोलते हैं, कोरोना स्फीयर। ठीक है, उससे जो प्रकाश निकलती है जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल से इंटरेक्शन करता है। इस इंटरेक्शन के दौरान कभी कभी क्या होता है, उससे पावर ग्रिड प्रभावित होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि दक्षिण क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में भी ऑरोरा स्टेरिलिस बोलते हैं उसको। अगर ये पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव में हो तो उसको ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिसिस, और अगर दक्षिणी क्षेत्र में हो अर्थात दक्षिणी ध्रुव में हो तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ध्रुवीय ज्योति जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर नॉर्वे के ध्रुवीय क्षेत्रों में या यूरोप के जो उच्च अक्षांश है वहां पर आसमान में आप रंगीन रंगीन फ्लेम्स देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दिखता है, एकदम सुंदर सुंदर दृश्य बनता है ये। लेकिन ये उन क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकते हैं जो दक्षिण में अधिक विस्तृत हैं, जैसे अमेरिका का पेंसिल्वेनिया जो है वहां पर भी आप देख सकते हैं, बहुत दक्षिण में है। इसका कारण ये कैसे पैदा होता है आखिर। देखिए, यह सौर ज्वाला के कारण उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति सन स्पॉट से होती है। सौर ज्वाला जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उस जो विभिन्न प्रकार के जो कण है उनके साथ एक बड़ा बड़ा बुलबुला बनाता है और अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है। ऑरोरा का कारण क्या है, ऑरोरा का तब उत्पन्न होता है जब सूर्य की सतह से उत्पन्न जो आवेशित कण है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी की ओर बहती हुई तेज गति से चलने वाले सौर पोने अपने सूर्य के साथ चुंबक के क्षेत्र को भी लाते हैं। मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबक क्षेत्र को बाधित कर सकते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में जो चारों तरफ एक मैग्नेटिक स्फीयर फैला है, चूंकि पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है और इसके कारण एक मैग्नेटिक स्फेरिक बनता है, जिससे सूरज के जो फ्लेम्स होते हैं वो हम उससे बच जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक स्फीयर। चूंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारे ऊपर पड़ने वाली खास करके खतरनाक विकिरणों को हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाए, धीमा हो जाए, कम फट जाए तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव होगा या नहीं होगा, आप सोचिए। जब सूरज का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के निकट पहुंचता है,
सूरज का भी अपना चुंबक क्षेत्र है, पृथ्वी का भी अपना चुंबक क्षेत्र है। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक पड़ता है तो पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाला सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र इससे डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, ठीक है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। जिससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है, जिनको बताया आपको। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर आवेशित कण वायुमंडल में विभिन्न गैसों के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतरक्रिया करता है, बातचीत करता है, जिससे आकाश में बहुत ही बेहतरीन फ्लेम्स उत्पन्न होते हैं, जिसे अरोरा कहा जाता है, जो पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में अरोरा ओवल जैसा दिखाई पड़ता है और वर्ष भर सक्रिय रहता है। आमतौर पर अरोरा ओवल ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही होता है, लेकिन कभी कभी ओवल फैलता है और रोशनी निम्न अक्षांशों तक भी दिखाई पड़ती है। तो अगर लिखा रहा है कि अरोरा कभी भी निम्न अक्षांशों में नहीं आ सकता है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यह उच्च सौर गतिविधियों की अवधि के दौरान होता है, जैसे कि सौर तूफान, सोलर फ्लेम्स। सौर गतिविधियों में सौर ज्वाला, सौर आवेशित कण और उच्च गति वाली सौर पवन, ये सभी के सभी आते हैं। ये अंतरिक्ष में मौसम को प्रभावित करते हैं, जो सूर्य से निकलते हैं। सौर ज्वाला आमतौर पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस बोलते हैं, रेडियो उपग्रह संचार जैसे अंतरिक्ष निर्भर संचालन को प्रभावित कर सकती है। उड़ान संचालन, जो हवाई जहाज है, पावर ग्रिड है, अंतरिक्ष अन्वेषण में बाधा डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड बेड मेथड। देखिए, मैं प्रश्नों को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए एक ही प्रश्न में काफी समय लग जाता है, इसलिए बोरिंग मत होइए, बस प्लीज कुछ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोल बेड मिथन के बारे में बताया गया है आपको। कोल बेड मिथन के बारे में कंसेप्ट क्वेश्चन है कि कोल बेड मिथन जैसे सेल गैस को सीधे उन चट्टानों से निकाला जाता है जिसमें गैस फंसी हुई है। इज इट राइट? जिन चट्टानों में बहुत ही भारी मात्रा में गैस फंस गया है, उन गैसों को निकालने के लिए कोल बेड मेथड का प्रक्रिया अपनाया जाता है, सीबीएम। दूसरा है कि सीबीएम का उपयोग बिजली उत्पादन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उत्पादन, ऑटो ईंधन और उर्वरकों के फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। विच आर द करेक्ट? दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं। हल्का क्वेश्चन था। कोल बेड मेथड के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोल बेड मेथड जैसे सेल गैस जो होता है को सीधे उन चट्टानों से निकाला जा सकता है जो गैस का स्रोत होती है। सेल गैस के मामले में सेल और सीबीएम के मामले में कोयला। सेल गैस सेल से निकलता है, पत्थरों से निकलता है, और सीबीएम जो होता है वो कोयला से निकलता है। मीथेन भूमिगत रूप से कोयले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ मीथेन और कोयला का एक दूसरे से गहरा कनेक्शन है। जहां भी कोयला का खदान है वहां पर मीथेन गैस तो होना ही है। कोयला जब के क्षेत्र में जब ड्रिलिंग करते हैं तो भूजल के साथ इसको निकाला जाता है, भूमि के पानी में उसके साथ उसको पंप करके निकालते हैं। इस प्रकार दाब परिणामी में गिरावट के कारण कोयले से मीथेन गैस बाहर हो जाती है, ठीक है। तो बाकी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्र में चर्चित उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? उत्सर्जन गैस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, विश्व आर्थिक मंच, या फिर जर्मन वॉच। ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा निकाला गया है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वार्षिक रूप से हर साल जारी किया जाता है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, 2020 का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपको पता चला है कि जो उत्सर्जन की मात्रा है और जो लगातार बढ़ता जा रहा है, पेरिस समझौता के जो लक्ष्य को निर्धारित किया गया था, टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जिसके कारण जो धरती का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक बढ़ जाता है तो बहुत ही खतरनाक होगी, और हम उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को भी नहीं रोक पाएंगे, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर सोचिए और छोटे छोटे कदम उठाइए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। कम से कम बिजली जलाइए, कम से कम पानी का बर्बादी कीजिए, अधिक से अधिक पैदल चलिए। इन चीजों को बढ़ावा देकर हम कहीं ना कहीं पेरिस समझौते के जो एग्रीमेंट में जो बातें कही गई है उसको बल दे सकते हैं। सिर्फ सरकार ही सब कुछ करेगी, दैट्स नॉट गुड आइडिया। वी हैव टू डू समथिंग फॉर प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। विदाउट वन एफर्ट, विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम आवर वन होम, देयर इज नो ऑप्शन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ। यू नो अबाउट ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग बहुत ही बेहतरीन स्पेनिश पर्यावरणविद, छोटी 15 साल की लड़की जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक कदम उठाया, स्वयं प्रयास की, और उसके बाद उन्होंने विश्व के नेताओं को चुनौती दी कि अगर लगातार इस तरह का वातावरण बना रहा तो हमारे आप बचपन को छीन रहे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर को आप छीन रहे हैं। अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है तो आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। सिर्फ चाय पीने से और
चाय पर चर्चा करने से या फिर क्या बोलते हैं, मन की बात करने से पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। इसके लिए आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के जो आसपास का जो टेम्परेचर है न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस घट गया, तापमान काफी गिरावट आया। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस में गिर जाने का मतलब है ठंडा, शीत आ जाना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू IMD अगर आसपास का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री रहता है, ठीक है, और उसमें 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई, लगातार अगर बनी रही, तो इसका मतलब है वहां पर शीत वातावरण छा रहा है। तो इस पे एक प्रश्न बनाया कि इसका कारण क्या है, दिल्ली के आसपास के वातावरण में लगातार टेम्परेचर में गिरावट का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन आर, पश्चिमी हिमालय श्रेणी में बर्फबारी हो रहा है। जो पश्चिमी हिमालय है उसमें बर्फबारी हो रही है, तिब्बत के आसपास बर्फबारी हो रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका है। अत्यधिक मेघ आच्छादन, मतलब बादल पूरा छाया हुआ है दिल्ली के आसपास, इसलिए क्या। सक्रिय लालिना जलवायु, लालिना जिसके कारण सक्रिय जलवायु मतलब क्रिएट हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन आपने कॉमन सेंस लगाया होगा कि जब बादल अगर घिरा होगा तो सूरज की जो किरणें जो धरती पर पड़ रही है, जो पार्थिव विकिरण होता है वो तो घट जाएगा ना। क्योंकि पार्थिव विकिरण जो है, सूरज के आने वाले प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी गर्म होता है और रात्रि के समय पृथ्वी ठंडा होता है। लेकिन जो वातावरण में आकाश में अगर बादल छाए हुए हैं, मेघ आच्छादन है, तो वो तो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि बादल तो गर्मी को पार होने देगा नहीं। तो ऐसे भी जानते हैं बादल वाली रात गर्म होती है तो ठंडा कहां से होगा। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो तीसरा को छाटिए, बाकी सही आंसर आपको पता चल गया होगा 1, 2, 4। जी हाँ, पश्चिमी हिमालय श्रेणी में बर्फबारी हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत एक्टिव हो चुका है। दिल्ली में जो रात्रि का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस का गिर जाना, सबसे कम टेम्परेचर हो जाना। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार इस बार सामान्य तापमान 5 डिग्री से भी कम था। दिल्ली के तापमान में गिरावट के कुछ कारण, तो सबसे पहले पश्चिमी हिमालय श्रेणी, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहुत ही भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है। सर्दियों में जब भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपको जानता है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नथिंग, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का कुछ मतलब नहीं है। सीधा सीधा जो भूमध्य सागरीय है, मेडिटेरियन सी है, उस मेडिटेरियन सी से नमी उठाकर पश्चिमी जो जेट धाराएं हैं वो हिमालय की तरफ दौड़ती है, और जो हिमालय से जब टकराती है तो 2 हिस्सों में पड़ जाती है। ठीक है, वो जेट धारा है, उसका छोटा सा हिस्सा जो होता है वो हिमालय की और उसके पश्चिमी हिमालय और मध्य एशिया के आसपास और यहाँ तक कि भारत के कुछ खास क्षेत्रों में जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी इलाके में मतलब बूंदाबांदी होती है। कभी कभी ओला, कभी कभी भारी बारिश भी हो सकती है। तो टेम्परेचर स्वाभाविक है। जैसा कि मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बता रहा था, देखिए पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक तरह से बहिरुष्ण कटिबंध तूफान माना जाता है। निम्न दबाव का एक क्षेत्र होता है जो उत्तर पश्चिम भारत में आकस्मिक अचानक वर्षा, बर्फ और कोहरे का कारण बनता है। लेकिन मेघ आच्छादन के अभाव में अगर बर्फ मतलब अगर मेघ नहीं है तो पृथ्वी की सतह से रात्रि के समय वायुमंडल से उच्च विकिरण होता है। लगातार पृथ्वी ठंडा होती चली जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आ जाती है। इसके अलावा सक्रिय लालिना, तो विश्व भर में तापमान में गिरावट हो रही है और टेम्परेचर का गिरना शीतकाल को एक तरह से एक्टिव कर रहा है। तो ठीक है, IMD ने एक मतलब कहा कि शीतलहर भी चला। आपको 2020 में देखा होगा शीतलहर की मात्रा बढ़ गई थी। ध्यान रहे कि जब अधिकतम तापमान समान तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस या 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो उसे ठंडा दिन। 1981 से 2010 के बीच 30 वर्षों की जलवायु डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया है। शीतलहर तब होती है, शीतलहर और ठंडा अलग चीज है। ठंडा का मतलब है जनरल टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस या 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गिर जाना। लेकिन शीतलहर तब होती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या समान तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है, तो इसको शीतलहर कहते हैं। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित हिमालयन सीरो के बारे में विचार कीजिए। हिमालयन सीरो बकरी, गधे, गाय और सुअर के जैसा दिखता है। यह हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 के तहत लिस्टेड है। इज इट राइट? विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन सीरो? हिमालयन सीरो, प्रथम स्टेटमेंट सही है कि यह बकरी, गधा, गाय, सुअर के जैसा ही दिखता है और यह हिमालय क्षेत्र तक ही मतलब पाया जाता है। और वन्य जीव अधिनियम के सूची के तहत अगर देखा जाए तो कई प्रजातियां हैं इसकी, ठीक है। और
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया, IUCN के कैटेगरी में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया, ध्यान रहे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अनुसूची 1 के तहत लिस्टेड है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित समाचार पत्र में खूब चर्चित रहा ज़ॉम्बी फायर। ज़ॉम्बी फायर के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है। ज़ॉम्बी फायर एक अग्नि है जो भूमिगत रूप से जलती है, अंदर अंदर जल रहा है, फिर कुछ समय बाद सतह पर फैल जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। यह पीठभूमि जैसे कि जैविक मृदा में गहराई तक जलती रहती है। आर्कटिक क्षेत्र में अनेक ज़ॉम्बी फायर के साक्ष्य मौजूद हैं। आर्कटिक क्षेत्रों में ज़ॉम्बी फायर के मतलब भूमिगत रूप से आग जल रहा है और फिर धीरे धीरे वो सतह पे आ जाएगा। इज इट ज़ॉम्बी फायर? जी हाँ, बिल्कुल यही ज़ॉम्बी फायर है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। देखिए, निष्क्रिय ज़ॉम्बी फायर, आर्कटिक क्षेत्र में अनेक साक्ष्य हैं इसके। ज़ॉम्बी फायर एक अग्नि है, एक आग है जो भूमिगत रूप से जल रही है और फिर कुछ समय के बाद वो सतह पर आ जाती है, फैल जाती है। यह पीठभूमि जैसे जैविक मृदा में गहराई में जलती रहती है, सप्ताह, महीना, यहां तक कि वर्षों वर्षों तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध एविफूना अभ्यारण्य है, जिसमें खास करके सर्दियों के मौसम के दौरान हजारों पक्षी यहां पर निवास करने आते हैं। इज इट राइट? यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। क्या इसे प्राकृतिक मतलब खुद अपने आप बना है या फिर मानव निर्मित है? तो बताइए, प्राकृतिक आर्द्रभूमि है और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया है। दूसरा है कि यह मध्य एशियाई प्रवासी फ्लाईवे के बीच स्थित है। मध्य एशिया के जो फ्लाईवे होता है वहां पर बीच में आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यू नो अबाउट दैट, वेरी इज इट? तो राजस्थान में पड़ता है, तो मध्य एशिया के बीच में ही पड़ गया, तो भरतपुर में पड़ता है, इसलिए उसका नाम पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध एविफूना मतलब पक्षियों के लिए स्पेशली अभ्यारण्य है, जिसे खास करके इसमें सर्दियों में के मौसम में बहुत हजारों पक्षी यहाँ निवास करने आते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, लेकिन ये ध्यान रहे, ये प्राकृतिक मेड नहीं है, ये मानव निर्मित है और मानव प्रबंधित आर्द्र भूमि है, एक तरह से वेटलैंड है। मध्य एशियाई फ्लाईवे, मध्य एशिया जो है उसके फ्लाईवे और जल की उपस्थिति के बीच में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण सर्दियों में बत्तख है और बहुत से पक्षी यहाँ पर झुंड बनाकर यहाँ पर आते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो साइबेरियन क्रेन जो है एकमात्र शीतकालीन स्थल जहां पर साइबेरियन क्रेन आता है वही केवलादेव है। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल, विश्व स्तर के जो खतरे वाले प्रजातियां हैं यहाँ पर आकर अपने सर्दियों में आवास या फिर मतलब कुछ समय बिताती है। समाचार पत्रों में कभी कभी चर्चा आ रहा है जीरो मास वाटर। जीरो मास वाटर किससे जुड़ा हुआ है? मानव अपशिष्ट को जल और कुछ अन्य उत्पादों में परिवर्तित करना। जो मानव के जो अपशिष्ट होते हैं, एक्सक्रीशन जो आप बोरे हो जाते हैं, उसका मतलब किसी और चीज में बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या फिर अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल को शुद्ध करना, या फिर वातावरण से पीने योग्य जल का निर्माण कर लेना। वातावरण में जो नमी है उसी को आप जल में कन्वर्ट कर दें, ये तकनीक है। या फिर पीने के लिए वर्षा जल को शुद्ध करना। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो मास वाटर? तो तीसरा स्टेटमेंट कि जो वातावरण में जो नमी है उसी को वायु को जल में कन्वर्ट करना ही है जीरो मास वाटर। देखिए, इसमें कहना क्या है कि जो अरब का जो मरुस्थल है उसमें शायद एक आदर्श स्थान है, या बहुत ही बेहतरीन स्थान है, और ये मतलब एक एरिजोना आधारित टेक्नोलॉजी फॉर्म है जो पहला ऑपरेशन कर रही है। कुओं की ड्रिलिंग या समुद्री जल को शुद्ध करने के बजाय कुआं का ड्रिलिंग कर लो, समुद्री जल का सफाई कर लो, उसमें ज्यादा खर्चा कौन करेगा? इसलिए दुबई से दूर एक ऐसा बोतल बनाने वाला फैक्ट्री जो है वहां पर हवा में मौजूद नमी का उपयोग करके जल बनाया जा रहा है। इसी को कहते हैं जीरो मास वाटर, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू लव दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, इसको प्रमोट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी लगातार प्रोत्साहन से भरा रहूं और लगातार वीडियो अपलोड करूं और आपको लगातार ज्ञान वर्धन करता रहूं। खेलिए, जीतिए, बनिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।